स्टार्ट करते हैं आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें बेटा आप देख रहे हो कि आपके 1 से लेकर के 5 तक के मैंने कुछ पॉइंट्स डाल रखे हुए हैं। ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका सबसे ज़्यादा एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। असर्शन रीजन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स भी आपके जो आते हैं तो उनके लिए बेसिक जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल। बोर्ड कॉन्सेप्ट से ही इंपॉर्टेंट है, केवल उतने ही कॉन्सेप्ट मैंने लिख रखे हैं जितने आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है आपका स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की बात अगर हम करते हैं तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जहां पे रिएक्शन आपकी ऑल ऑफ सडन हो जाती है। इट मींस कि आपको एक्सटर्नल एनर्जी उसको कुछ भी नहीं देनी है बाहर से, आप उसको बाहर से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपकी रिएक्शन हो रही है। और जब आप खुद सोचो कि आप एनर्जी नहीं दे रहे हो उसके बाद भी आपकी रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। क्या पर्टिकुलर डायरेक्शन? तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा हुआ है, हियर द प्रोसीडिंग द गिवन डायरेक्शन विद द नो एक्सटर्नल एनर्जी। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी की नीड नहीं पड़ती है और आपकी रिएक्शन क्या हो जाती है, आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाती है। इस वाली रिएक्शन में, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आपकी हमेशा केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आप बोल सकते हो कि ये जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, सारी की सारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करती हैं। किसको डिफाइन करती हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आप देख रहे हो यहाँ पे दो टाइप से कैटेगराइज हो रहा है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में बैटरा रखा हुआ है, तो बैटरा के अंदर क्या है, केमिकल है। वो केमिकल क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तभी तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, वहां केमिकल से आता है। तो वो हम कह सकते हैं कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। फिर हम बात करते हैं तो वहां पे जो रिएक्शंस हो रही हैं वो कैसी रिएक्शंस हो रही हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसमें आपको ये रिएक्शन खुद से नहीं होती, इसके लिए आपको एक्सटर्नल कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक्सटर्नल कोई ना कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जब तक आप इसमें एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर नहीं करोगे तब तक कभी भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का कोई अप्लायंसेस है, आप उसको चलाना चाहते हो तो आप उसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी तो देते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर पे फ्रिज रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके घर पे फैन है, तो आप क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो। तो स्विच ऑन करके आप उसको क्या कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो कि नहीं एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। जब वहां से करंट हमारा पास आउट होगा तब तो जाकर के आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है, कब केमिकल, जैसे आप अपने घर में वो रिमोट कंट्रोल कार लेकर के आते हो, आप उसको क्या करते हो, एनर्जी प्रोवाइड कराते हो ना अपने हाथ के थ्रू रिमोट कंट्रोल कार से। बचपन में सबने ही खेला होगा। तो आप उसको क्या कर रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। दैट इज व्हाई आप उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, केमिकल में चेंज हो रही है। उसी केमिकल की वजह से वो हमारी कार क्या हो रही है, मूव कर रही है। अब हम बात करते हैं तो इसी हमारी कैसी रिएक्शंस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और इनका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा एग्जांपल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जहां पे आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड करा रहे हो, ऑलवेज आपकी रिएक्शंस क्या हो रही हैं, आगे की तरफ प्रोसीड हो रही हैं। तो इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टैक सेल आते हैं। गैल्वेनिक सेल और वोल्टैक सेल की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड स्टेप हम आते हैं इसके बाद यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव में। ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जहां पे मेटल्स को आप अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जैसे आपके क्लासरूम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, मींस उसको जल्दी समझ में आ रहा है। मोस्टली होता है ये भी है कि टीचर्स कभी कभी क्वेश्चंस भी उसी से पुट अप कर लेते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, रिएक्टिविटी के बेसिस पे मेटल्स को अरेंज कर दो। जो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव वो आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड में, और जो लीस्ट रिएक्टिव वो नीचे के साइड में। इसमें हाइड्रोजन के नीचे आपको कुछ मेटल्स मिलते हैं जिसमें सोना, चांदी, तांबा और प्लैटिनम आता है। इनका प्लेस हमेशा हाइड्रोजन के नीचे होता है। अच्छा, इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोलेगा फॉर एग्जांपल सिल्वर रॉड गेटिंग डिप विद अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो व्हाट हैपन, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि सिल्वर ये है आपका और कॉपर ये है। तो आप खुद सोचो, कॉपर हाईली रिएक्टिव है ना, तो कॉपर अगर हाईली रिएक्टिव, उसमें सिल्वर की रॉड को आप डिप कर रहे हो तो देयर इज नो चेंज, वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा भाई। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, वो डेली आपको जो है 2 सैंडविच ऑफर कर रहा है और किसी ने आपको एक भी सैंडविच या एक सैंडविच ऑफर करी, तो क्या आप उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाओगे, बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होगे। तो रिएक्टिविटी तब ट्रांसफर होती है, रिएक्शन तब आगे प्रोसीड होती है जब बगल वाला आपके साथ जो रिएक्शन कर रहा है वो हाईली रिएक्टिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हाईली रिएक्टिव। तो यहां पे जब आप इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर डिप कराते हो तो रिएक्टिविटी किस अकॉर्डिंग प्रोसीड होती है, वो हमारा बेस करता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पे। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या बोलता है, डेनियल सेल। डेनियल सेल आपका इंपॉर्टेंट है, इससे कुछ क्वेश्चंस लिए जाते हैं और इसमें एक ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है, सॉल्ट ब्रिज। तो होता क्या है कि यहां पे देखो आप 2 कंटेनर ले रखे हुए हैं,
इसके बाद इसमें क्या लगा रखा हुआ है, सीधे सीधे इलेक्ट्रोड लगा रखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि डेनियल सेल तो है, लेकिन डेनियल सेल में भी एक स्पेसिफिक सेल ले रखा हुआ है मैंने, जिसमें जिंक और कॉपर सेल है। तो एक तरफ इन्होंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा हुआ है, एक तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा हुआ है। यहाँ पे जिंक की रॉड लगा रखी है और यहाँ पे कॉपर की रॉड लगा रखी है। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स आर द मेटालिक रॉड विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर इन्होंने क्या लगा दिया हुआ है, एक बल्ब लगा दिया हुआ है। इसके बाद इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। ये कनेक्ट कर किसी भी थ्रू कब कर रहे हो। अब हो क्या रहा है कि आप देख रहे हो, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे जिंक की रॉड लगाई, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, तो जिंक ने तुरंत क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और लूज करके तुरंत किस में ट्रांसफर हो गया, Zn2 पॉजिटिव में। तो अब Zn यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जिंक की रॉड थी। किसकी रॉड थी, जिंक की रॉड। वो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके किस में ट्रांसफर हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। तो Zn2 पॉजिटिव धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। और इसके यहाँ जो इलेक्ट्रोड पे बच रहा है, क्या बच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे क्या था, कॉपर। तो यहाँ पे क्या था, कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, हमारा कॉपर बच रहा है। यहाँ से इधर जा रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए ये हमारा कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो यहाँ से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन किधर होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन आपकी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब इस फ्लो में जाएगा तो आपको पता है कि करंट किस आएगा, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कौन सी डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। आपका ये बल्ब क्या जल जाएगा, जल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन जहां होता है वो हमारी कौन सी साइड होती है, एनोड साइड होती है। जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन रिसीव हो रहा होता है, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी आ रही है, +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन जहां हो रहा होता है वो कौन सी साइड होती है, कैथोड साइड होती है। आपका एनोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये तो ओवरऑल हमारी डिवाइस का काम हो गया। अच्छा, इसके लिए होता क्या है कि ये मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द हाफ सेल्स। ये जो दोनों हाफ सेल इन्होंने लगा रखे हैं, ये इनकी न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। ये काम होता है सॉल्ट ब्रिज का। किसका काम होता है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज लगा रखा हो। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर ये क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को भर देते हैं। उसमें आपका NaCl का सॉल्यूशन आ सकता है, उसमें आपका CaCCOOH का सॉल्यूशन, Na का सॉल्यूशन आ सकता है। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन फिलअप कर देते हैं इसके अंदर और उसको थोड़ा सा जेली फॉर्मेट में भरते हैं। तो वहां पे हमारा एक यूज होता है जिसका नाम होता है अगर अगर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये असर्शन रीजन है, पूछता है क्वेश्चन। तो वहां पे हमारा क्या यूज होता है, अगर अगर। ये आपकी एक टाइप की एल्गी होती है। क्या होती है, एल्गी होती है। ये इसको क्या करती है, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होती है, हल्का सा मॉल्टन फॉर्म में, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो इजीली यहाँ ट्रांसफर हो सके। तो होता क्या है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्ज है, Zn पॉजिटिव ज्यादा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा था। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से इधर रिसीव होता चला जा रहा था। तो ये यहाँ से इसको एब्जॉर्व कर लेगा और एब्जॉर्व करने के बाद सीधे कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इस वाले सॉल्यूशन में। तो यहाँ से धीरे धीरे एब्जॉर्व हो रहे हैं और यहाँ पे धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो दोनों तरफ आपकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है वो क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ कि सॉल्ट ब्रिज इज द कनेक्शन कंटेनिंग द वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होता है, कनेक्शन होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों हाफ सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेनियल सेल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने 5th वन टॉपिक के बारे में, विच इज अबाउट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बीच में। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है आपका ये मेटालिक रोड, और इलेक्ट्रोलाइट्स होता है उसके अंदर जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है विच अलाउ टू पास आउट द कंडक्टिविटी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। जब भी आप वहां पे वैल्यू देखते हो तो एक तरफ होता है कि जहां पे आपके चार्ज की वैल्यू जैसे कि ऐसे लिखा आपको मिलेगा, ई लिखा मिल रहा है, और इसके बाद ऊपर तो आपका मेटल है और नीचे मेटल का आयन है। अगर वैल्यू आपको ऐसे मिल रही है तो आप समझ जाओगे ये ऑक्सीडेशन के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन के लिए। और अगर आपकी वैल्यू आपको ऐसे मिल रही है तो आप समझ जाओगे ये रिडक्शन के लिए दिया हुआ है। किसके स्टार्ट हो रहे हैं आपके कुछ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर फॉर द रिडक्शन इन 1 मोल ऑफ Zn2 पॉजिटिव टू Zn। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है,
Zn2 पॉजिटिव से क्या बोल रहा है आपको, Zn के लिए बोल रहा है। आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0। लास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में जिसमें कॉपर के बारे में था, कॉपर 2 पॉजिटिव था वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसका डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स डिफरेंस आप कहाँ पे ऐड करोगे, इधर साइड पे ऐड करोगे। आपको अच्छे से पता है कि जितने का डिफरेंस होता है, कितने का, जितने का भी डिफरेंस होता है आप उतना ही क्या कर देते हो, फेराडे से मल्टीप्लाई। फेराडे कितना होता है 96,500, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना चार्ज रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यूजिंग द ई नॉट वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई प्रिडिक्ट विच वन इज रिडक्शन पोटेंशियल एंड विच वन इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अभी इसके जस्ट पहले हमने बताया हुआ था कि जहां पे ऊपर पॉजिटिव की वैल्यू आ जाए और इसके बाद नीचे वैल्यू, तो आप इसके लिए सिंपली लिख लेते हो ई नॉट किसके लिए बोल रहा है, x2 पॉजिटिव से x के लिए, और सेकेंड में y से कहाँ बोल रहा है, y2 पॉजिटिव के लिए। आप खुद देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 0 था, तो ऑफकोर्स आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ वाले में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, +2, तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बहुत सिंपल सा था कि ये हमारा कौन सा, रिडक्शनल पोटेंशियल हो गया, एंड दिस वन इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर थर्ड है आपका, राइट द नेम ऑफ सेल यूज फॉर द हेयरिंग एड। बेटा हेयरिंग एड में जो भी आपका यूज होता है उसका नाम होता है, ठीक है। ये हमारा मरकरी सेल होता है। कौन सा सेल होता है, मरकरी सेल होता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक पूछ रहा है कि रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी। फिर इसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्व के लिए अगर हम बात करते हैं, यहां पे हमारा कॉपर रिएक्ट कर रहा होता है किसके साथ, मरकरी ऑक्साइड के साथ, और नेक्स्ट वाले में नहीं, इसमें जिंक रिएक्ट कर रहा होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो, यहाँ पे हमने अभी बताया कि हेयरिंग एड्स में आपका यूज होता है मरकरी सेल। अब वो बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन भी आपको राइट डाउन करनी है, तो रिएक्शन के लिए यहाँ पे यूज होता है आपका जिंक, और जिंक के बाद आपका मरकरी ऑक्साइड। जब ये रिएक्ट करता है, तो अभी वहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई थी, तो उसमें भी आपको पता था कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन मरकरी, तो वो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन हो जाएगी ZnO, और मरकरी आपका क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। फिर इसके बाद यहीं पे बोलना है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच सेल इज यूज फॉर अपोलो स्पेस प्रोग्राम। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में आपका यूज होता है फ्यूल सेल। कौन सा सेल यूज होता है, फ्यूल सेल। लास्ट ईयर क्वेश्चन ये पूछा गया था। फिर इसके बाद ऑटोमोबाइल एंड इन्वर्टर्स में कौन सा यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। फिर इसके बाद सेल डज नॉट हैव द लॉन्ग लाइफ। कौन सा ऐसा सेल है जिसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती, वहां पे हमारा यूज होता है ड्राई सेल। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी बैटरी आपकी चार्जेबल नहीं होती, आप एक बार उनको यूज करते हो खत्म हो जाती है। जैसे कि आपने भी देखा है कि वो छोटे बच्चे वो लेजर लाइट जलाते रहते हैं, तो उसमें वो छोटे वाले सेल पड़ते हैं। फिर आपकी वॉच में भी जो सेल पड़ते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे प्राइमरी बैटरी के एग्जांपल्स में आ जाएंगे, क्योंकि आप उनको चार्ज नहीं कर सकते फिर से। सेकेंडरी बैटरी की अब हम बात करते हैं, तो सेकेंडरी बैटरी आपकी चार्जेबल होती है, जैसे आपको पता है। बेटा यहाँ पे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल रिलेटेड यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है रिलेटेड टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपको भी पता हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाता है करंट। जब आप इसको ओपन कर देते हो तो ये हमारा हो जाता है V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे R आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, I क्या है, करंट है, और B हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। फिर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब आप सब लोगों को पता होगा कि जब भी कहीं से करंट का फ्लो हो रहा हो, तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा करंट का फ्लो हो रहा होगा, रेजिस्टेंस हमेशा उसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। फिर इसके बाद जब आप इसको ओपन कर देते हो, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, रो इज इक्वल टू L अपॉन A आ जाता है। रो हमारा यहाँ पे होता है, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस विच कॉल्ड द रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, रेसिस्टिविटी बोलते हैं रो। इसको मोह भी बोल देते हैं।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज ऑल्सो अ फिनोमिना ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। जी इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मीन्स आप जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको रोकने की कोशिश करोगे, करंट की वैल्यू, आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, कम। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम है तो करंट की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा। ये हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमारा 1 अपॉन आर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमारी प्रोसेस है जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। ध्यान रखना कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये हमारी 1 अपॉन रो हो जाएगी। रो आपको भी अच्छे से पता है कि अगर हम यहाँ पे क्लासीफाई कर ले तो रो इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो हमको भी पता है कि यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा। कप्पा इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या निकल करके आ रहा है, आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पे एल अपॉन आर ए, ये हमारा कप्पा का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में हमारी यूनिट जो होगी वो मोल्स के टर्म्स पे होगी और यहाँ पे 1 मोल के टर्म पे होनी चाहिए। मोलर कंडक्टिविटी आपकी कप्पा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम होता है। वी हमारा यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन सीसी, हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला आपका ये बनता है यहाँ पे। फिर कोहलौस लॉ। कोहलौस लॉ इज टॉकिंग अबाउट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम बात करते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द सम ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। यहाँ पे हमने कैटायंस और एनायंस मीन्स जब भी आपकी किसी की भी आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे तो वो एडिशन होगी ओवरऑल, उसमें कितना कैटायन है और कितना एनायन है। तो दोनों का हमने यहाँ पे क्या कर दिया हुआ है, सम कर दिया हुआ है। इसी के लिए आपका कभी कभी पूछ लेता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछता है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के इज इक्वल टू हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा हमारा होता है मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो। लास्ट क्वेश्चन हमारा होता है फैराडे। ये हमारे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ है। फैराडे फर्स्ट लॉ में वो बोलता है कि जितना भी वर्क डन है वो उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप इसका वर्क डन निकालते हो तो बिकॉज Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी, तो W इज इक्वल भी क्या हो जाएगा, आई टी। फिर W इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा ZIT। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ। सेकंड लॉ हमारा ये बोलते हैं कि जितना आप उस पर वर्क डन कर रहे हो, अगर 2 इलेक्ट्रोड है या ज़्यादा इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हमारा एक सेकंड लॉ का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द एसिटिक एसिड एंड द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज हियर गिवन, विच वन इज अ molar conductivity is 39.05 Siemens centimeter square mole inverse। फिर इसके बाद आपको बोल रहा है कि आपको इसके लिए क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लो। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये आपका गिवन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको भी अच्छे से पता है कि कैटायन और एनायन का आप कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक कैटायन और एनायन, एक साइड आपने कैटायन ले लिया, एक साइड आपने एनायन ले लिया। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने क्या आप स्टार्ट करते हैं आपका ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एसिटिक एसिड विद द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज हियर गिवन। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि जो भी वैल्यू आपकी गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी आपकी गिवन है, दिस वन इज अ 39.05 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर आपसे बोल रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका होता है कि जो भी आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी जो हमारी गिवन होती है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला भी लिखा था इसका।
CM मुझसे गलत क्यों हो रहा है बार बार? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन पे आपका लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड एंड द मोलर कंडक्टिविटी और दिस वन। तो फर्स्टली मोलर कंडक्टिविटी इज गिवन। फर्स्टली यू हैव टू राइट मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर इसके बाद आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए आपका क्या होता है कि जो भी आपकी कंडक्टिविटी गिवन है अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारी किस में हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ से निकाल लो। कोलौश लॉ अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था, कोलौश लॉ, जिसमें आप क्या कर रहे थे कि दोनों जो उसके आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उनका एडिशन कर देते हो। तो यहाँ पे कैटायंस माइनस एनायंस हमारा चला जाएगा। कितनी वैल्यू आपकी गिवन है? आपकी वैल्यू है 349.6 प्लस 40.9। आप इसको ऐड ऑन कर लोगे, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब जब ये वैल्यू आ गई, इसकी भी यूनिट हमारी वही होगी, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फॉर्मूला आपका गिवन है, आप यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लोगे तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई है 390.5 अपॉन 39.05। तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.1। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारी यहाँ पे हो जाएगी 10%। कितनी हो जाएगी 10%। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द करंट आई की वैल्यू गिवन है 0.75 एम्पियर पास थ्रू द CuSO4 सॉल्यूशन। CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। तुरंत आप इसको ब्रेक कर दो, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल निगेटिव। तो यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन है, इसका मतलब N की वैल्यू कितनी है 2। तो आप यहीं पे कर दोगे 2 मल्टीप्लाई 96,500, ये हमारा ओवरऑल चार्ज आ जाएगा। टाइम इज ऑल्सो गिवन, टाइम की वैल्यू दे रहा था 25 मिनट्स। 25 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे, 25 मल्टीप्लाई 60 कर दोगे यहाँ पे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर डिपॉजिटेड। कॉपर के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, कॉपर कैथोड पे। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, आपको कॉपर का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको पता है W इज इक्वल टू ZIT। ठीक, अब यहाँ पे W की वैल्यू कितना कॉपर डिपॉजिटेड है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है ग्राम पे, यहाँ पे वैल्यू है 0.369 ग्राम। Z की वैल्यू कितनी गिवन है, Z की वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो Z के लिए आपको क्या करना है, जो भी मोलर मास होता है, किसका मोलर मास आप निकालने वाले हो, कॉपर का, और मल्टीप्लाई कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था 2 मल्टीप्लाई 96,500। I की वैल्यू कितनी थी आपकी, I यहाँ पे दे रहा था 0.75 और T की वैल्यू कितनी थी 25 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ से आपका मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, मास इज इक्वल टू 0.369 मल्टीप्लाई 2 इंटू 96,500 अपॉन 0.7525 इंटू 60। तो आपका यहाँ पे मोलर मास आ जाएगा 63.3 ग्राम। दिस वन इज अ मोलर मास। तो आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपने देखा ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.05 m। तो यहाँ पे आप पोलैरिटी की वैल्यू मेंशन कर लो। इसके बाद दिया हुआ है डायमीटर। डायमीटर आपका गिवन है यहाँ पे कितना, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। लेंथ इज ऑल्सो गिवन, लेंथ आपकी गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद वो बोल रहा है कि 5.55 10 टू पावर 3 ओम। ओम इट मीन्स दैट इज अ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 5.55 इंटू 10 टू पावर 3 ओम।
अब वो बोल रहा है कैलकुलेट इट्स रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब है कि आपको रो कैलकुलेट करना है। सेकेंड वन इज कंडक्टिविटी, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट कप्पा। एंड द नेक्स्ट वन इज अ मोलर कंडक्टिविटी, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आएगा। सबसे पहले जब हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है रो, तो रो का फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। क्या होता है, आर ए अपॉन एल। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5.55 इंटू 10 टू पावर 3। एरिया, ठीक है, चलो एरिया। अब देखो एरिया यहाँ पे गिवन है, तो एरिया की वैल्यू देखो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप पाई आर स्क्वायर लगा दोगे। अब पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 रख दो, अदरवाइज आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा डायमीटर, या फिर 22/7 रख देना। आर की वैल्यू, तो आर के लिए डायमीटर देखिए आपका कितना गिवन है 1, तो इट मीन्स दिस वन इज 1/2 और इसका स्क्वायर कर दोगे आपका, तो ये हमारा 0.5 हो जाएगा, मीन्स 2.5 3.14। इसको सॉल्व कर लोगे तो 0.785 सेंटीमीटर, ये आपका यहाँ से एरिया निकल आएगा। इसके बाद आपने एरिया की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 0.785 अपॉन एल। एल की वैल्यू लेंथ कितनी गिवन थी बेटा, 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। ये वैल्यू हमारी आ गई रो की, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की वैल्यू आपकी ये रही। फिर अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको कप्पा। कप्पा इज, तो कप्पा के लिए आपको अच्छे से पता है कप्पा का मतलब क्या होता है, कप्पा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 1/रो। तो 1/रो के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी 87.1350। इसको सॉल्व करोगे कप्पा की वैल्यू आपकी ये रही। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी थर्ड वैल्यू पे। मोलर कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है 1000 के बाद यहाँ पे आपकी मोलैरिटी और यहाँ पे हमारा आ जाता है वॉल्यूम। फिर इसके बाद आप बात करते हो इसकी, तो 1000 मोलैरिटी यहाँ पे कितनी गिवन थी, मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी 0.05। 0.05। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए या फिर लेंथ 50, तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर दोगे। तो ये हमारी वैल्यू आ गई मोलर कंडक्टिविटी। आपने देखा ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थे, जिसमें आपको फाइंड आउट करना था रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। इस पूरे चैप्टर में जो आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर पे कैसे आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, जैसे हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी हुई थी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे कौन सी रिएक्शन हमारी फेजिबल होती है, कौन सी रिएक्शन फेजिबल नहीं होती है। फिर हम लोग बात करने वाले थे ईएमएफ पे, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी पे बात करी हुई थी। इसके बाद आप वहीं पे लॉग सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। फिर हम लोगों ने वहीं पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के क्वेश्चंस किए हुए थे, हाफ सेल के क्वेश्चन किए हुए थे। फिर हमने कौन सी रिएक्शंस आपकी फ्यूल सेल्स के बारे में बात किया हुआ था, ड्राई सेल के बारे में बात किया हुआ था, अपोलो स्पेस में कौन सा सेल यूज होता है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए हुए थे। वहीं पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करी हुई थी। और लास्ट टॉपिक हमारा था कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कोहलौश लॉ। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कोहलौश लॉ का। तो
फैराडे ला के क्वेश्चन किए हुए थे, तो ये थर्ड पे था। तो ओवरऑल इतने कॉन्सेप्ट है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्रैक हो जाएंगे।